अब तक कि आपने पढ़ा कि ऋषभ गुस्से में कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा होता है। विवेक ऋषभ को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर ऋषभ पर तो खून सवार था। बस उसे इंतजार था तो मानवी का होश में आना। ऋषभ विवेक से गुस्से में कहता है, उसने मेरी मानवी को छुआ कैसे? उस पर हाथ उठाया। ऋषभ, अनिल को पुलिस को सौंप दो, उसे वो सब देख लेंगे। नहीं विवेक, बस जल्दी से मेरी मानवी को होश आ जाए, उसके बाद अनिल का फैसला मैं करूँगा। आप आगे। डॉक्टर बाहर आती है और ऋषभ से कहती है कि मानवी ठीक है, सर पर चोट है, हमने पट्टी कर दी है, उन्हें आराम करने दीजिए, सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। ऋषभ के पापा कहते हैं ठीक है डॉक्टर, चलिए आपको मैं घर ड्रॉप करवा देता हूँ। कहकर डॉक्टर और उनकी टीम बाहर आई घर से और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली गई। इधर ऋषभ मानवी के पास जाता है, उसे देख कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ऋषभ की माँ सलोनी जी कहती हैं, ऋषभ बेटा, अपने आप को दोष मत दो, भगवान का शुक्र करो कि मानवी मिल गई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, तुम जाओ कमरे में आराम करो, मैं मानवी के पास हूँ उसका ध्यान रखने के लिए। नहीं माँ, आप जाइए, शिखा भी है, उन्हें उनके कमरे में लेकर जाइए, मैं यही मानवी के पास रहूँगा। और फिर ऋषभ ने विवेक से भी कहा कि अनिका की फैमिली को उसके घर पर ड्रॉप कर दो और ख़ुद भी अपनी फैमिली के साथ घर जाकर आराम करे। कुछ देर में सभी चले जाते और ऋषभ मानवी के पास ही रुकता है और मानवी के पास बैठा कब वो सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह मानवी को होश आता है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसके साथ में ही अनिल का बर्ताव भी उसके प्रति उसे याद आ रहा था। वो जोर से ऋषभ का नाम लेकर चिल्लाती और उठकर बैठ जाती है। मानवी के चिल्लाने की आवाज़ से ऋषभ की आंख खुल जाती है और मानवी को बैठा देख ऋषभ कहता है, मानवी मैं यहीं हूँ, आप बैठ क्यों गई, आराम कीजिए। ऋषभ को देख मानवी फौरन ऋषभ के गले से लग गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषभ मानवी को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है मानवी, सब ठीक है, आप शांत हो जाइए, मैं यहीं हूँ आपके पास। मानवी रोते हुए कहती है, ऋषभ सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। ऋषभ मानवी की पीठ सहलाते हुए कहता है, जो हुआ भूल जाइए। मानवी आप। मानवी बस रोए जा रही थी। ऋषभ मानवी को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर वो शांत नहीं हो रही थी। ऋषभ ने मानवी को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मानवी प्लीज शांत हो जाइए, एक भी आंसू अब और नहीं। मानवी, अनिल को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मानवी की आवाज़ सुन ऋषभ के माँ पापा और शिखा भी कमरे में आ जाते हैं। मानवी उन्हें देख ऋषभ से अलग होती है और अपने आंसू को पोंछती है। ऋषभ की माँ सलोनी जी मानवी के पास आती हैं और मानवी के सर पर हाथ रखते हुए उसके बालों को सहलाती हैं और कहती हैं, बेटा तुम क्यों रो रही हो, सब ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ है। ठीक है अब चलो, उठो, फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो, तुम्हें दवाई भी तो खानी है। और ऋषभ तुम भी जाओ, फ्रेश हो जाओ और जल्दी से आओ, हम सब साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे, तब तक मैं मानवी का ध्यान रखती हूँ। ऋषभ फिर वहाँ से चला जाता है। मानवी फ्रेश होकर आती है, शीशे के सामने खुद को देखती है कि उसकी आंखों के और होठों के पास गहरे नीले निशान हैं और सिर पर पट्टी बंधी हुई है। मानवी जैसे ही अपने बाल संवारने जाती है तो सलोनी जी कहती हैं, मानवी मैं तुम्हारे बाल संवार देती हूँ। कुछ देर में ऋषभ भी आ जाता है, फिर सभी साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी एक मेड आती है और सलोनी जी से कहती है, मैम पंडित जी आ गए हैं। सलोनी जी कहती हैं, ठीक है उन्हें बैठाओ, मैं बस अभी आई। ऋषभ कहता है, माँ पंडित जी क्यों आए हैं? बेटा मैंने फैसला कर लिया है कि इन एक हफ्ते के अंदर ही तुम दोनों की शादी करा देंगे हम। पर माँ नील को तो आ जाने दीजिए। बेटा अब इस वक्त तुम दोनों की शादी से ज़रूरी और कोई नहीं है, और जब नील आएगा तो पार्टी रख दी जाएगी। और आज संगीत और मेहंदी है विवेक और अनिका की, और फंक्शन होटल में है, तो बेटा सब वहीं रुकेंगे। और क्योंकि शादी भी कल है तो आज ही शाम को जाना होगा। ऋषभ तुम क्या कहते हो? ऋषभ मानवी की तरफ देखता है और कहता है, आप चलेंगी मानवी? तो मानवी ना में सिर हिला देती है। तो ऋषभ कहता है, माँ आप सब चले जाइएगा, मैं मानवी के पास रहूँगा। शिखा कहती, मैं भी यहीं रुकूंगी। तो ऋषभ कहता है, नहीं शिखा आप चले जाइएगा, वरना अनिका को बुरा लगेगा। सलोनी जी कहती है, ऋषभ तुम भी अगर नहीं गए तो विवेक और अनिका को बुरा लगेगा। माँ उन्हें बुरा नहीं लगेगा, बाकी मैं अनिका और विवेक से बात कर लूँगा। नाश्ते के बाद मानवी कमरे में आती है और इधर सलोनी की माँ ऋषभ और मानवी की शादी की डेट की बातें करने लगती हैं पंडित जी से। मानवी कमरे में उदास बैठी हुई थी। ऋषभ मानवी से बात करने की कोशिश करता है, पर मानवी गुमसुम बैठी हुई थी। ये देखकर ऋषभ और भी ज्यादा परेशान हो गया। ऋषभ मानवी को दवा देता है। दवा खाने के बाद मानवी फिर सो जाती है। दोपहर में मानवी की आंख खुलती है तो उसके पास मैना बैठा देख वो मुस्कुराते हुए मैना को उठाती है। सामने ही ऋषभ सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है। मानवी मैना को उठाकर उससे बात करने लगती है। ऋषभ मानवी को देखता है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट देख उसे राहत मिलती है। मानवी ऋषभ से कहती है, आप चले जाइए ना, विवेक और अनिका को सच में बहुत बुरा लगेगा। मैं ठीक हूँ, ज्यादा होगा तो शिखा मेरे पास रहेगी, और आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी इस बार, अच्छे से अपना ध्यान रखूंगी। ऋषभ अपना लैपटॉप एक साइड रखता है और सोफे से उठकर मानवी के पास आता
है और कहता है, मानवी मैं नहीं गया तो बुरा तो लगेगा ही दोनों को, जाहिर सी बात है, लेकिन आप नहीं गई तो उन्हें और भी बुरा लगेगा। चलिए ना साथ में चलते हैं। ऋषभ, मुझे वहाँ अजीब लगेगा, सबकी नज़रें मुझ पर ही होंगी। मेरा चेहरा तो देखिए, घाव के निशान है और सिर पर पट्टी भी तो लगी है। कितने सवाल सबके मन में मुझे देख कर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है मानवी, ऐसा ही है ऋषभ, और मेरा चेहरा तो देखिए, लोग पूछेंगे कि ये कैसे हुआ फिर। मानवी, आपसे वहाँ कोई सवाल जवाब नहीं करेगा और मैं रहूँगा ना आपके साथ, तो फिर इतना क्यों डर रही हैं आप? इस बार मैं आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सारी गलती मेरी थी मानवी। नहीं ऋषभ, ऐसा मत कहिए आप, सारी गलती मेरी थी, आपने तो मुझे मना किया था। फिर मानवी अपने कान पकड़ते हुए ऋषभ से कहती है, सॉरी, अब मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। ऋषभ मानवी की आंखों में आंसू देख उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, मानवी ना आपकी ना मेरी गलती थी, जो भी हुआ आप उसे अब एक बुरा सपना समझकर सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ ना, बस आप चुप मत रहिए, बोलती रहिए। और मानवी, चलेंगी ना आप? तो मानवी फिर हाँ में सिर हिला देती है। ठीक है, फार्म हाउस से आपके सारे कपड़े आ गए हैं और यहीं अलमारी में माँ ने सारे लगा दिए हैं, तो आप तैयार हो जाइएगा शाम में जल्दी, हम सब साथ में चलेंगे। तभी शिखा आती है तो ऋषभ कहता है, आप दोनों बातें करिए, मैं अभी आया, कहकर ऋषभ वहां से चला जाता है। शिखा कहती है, मानवी अब ठीक हो ना तुम? मानवी शिखा के फौरन गले से लग जाती है और रोने लगती है। शिखा कहती है, बस सब ठीक है अब, और मानवी अब ऋषभ सर के अलावा तुम किसी पर विश्वास मत करना। शिखा, अनिल ऐसा करेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मानवी, तुम परेशान मत हो, मैं भी एक पल के लिए डर गई थी, पर ऋषभ सर तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आखिर तुझे ढूंढ ही लिया, और तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? पार्टी में अगर नहीं जाने का मन है तो मत जाओ। नहीं शिखा, मेरी वजह से उनकी खुशियों में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऋषभ और जो मुझे अपने मिले हैं उनकी खुशियों में शामिल नहीं हुई तो ये गलत है ना? सभी मुझे कितना मानते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ शाम को क्या पहनोगी? कुछ भी। ठीक है, तो साड़ी पहन लो, मैं भी पहनूंगी, और कल लहंगा। ठीक है शिखा, तुम सच में ठीक हो ना? मानवी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिखा, बस थोड़ी सी घबराहट है कि सब क्या सोचेंगे। सबको पता होगा ना कि मैं किडनैप हो गई थी, तो बस मेरी वजह से ऋषभ और उनकी फैमिली को कोई कुछ कहे ना। मानवी, ज़्यादा मत सोच, ऋषभ के साथ चलो, वो सब संभाल लेंगे, पर मेरा चेहरा। मानवी, ज़्यादा मत सोचो, मैं तैयार कर दूंगी, और अब मुस्कुरा दे, तेरे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती है। इधर सूरज परेशान बैठा अपने कमरे में सिगरेट का कस ले रहा था। ऋतु आती है और उसके हाथ से सिगरेट छीनकर फेंकते हुए कहती है, सूरज तुम पागल हो? पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लापरवाही की भी हद है। सूरज गुस्से में चिल्लाते हुए कहता, तो क्या करूँ? वो ऋषभ अपने आप को समझता क्या है? सूरज शांत रहो, सब कुछ जानते हुए भी ऋषभ ने तुम्हें छोड़ दिया है, पुलिस में तुम्हारे खिलाफ शिकायत नहीं की है, और शाम को तैयार हो जाना, विवेक और अनिका की मेहंदी और संगीत पार्टी में चलना है। ऋतु, मुझे नहीं जाना, ऋषभ से अब दूर ही रहना है। पागल है वो, देखा नहीं कैसे तुम्हारे हाथ पर चाकू से इतना बड़ा कट लगा दिया? बेरहम इंसान है वो, मुझे अब उससे दूर ही रहना है। सूरज, हाँ दूर ही रहेंगे, पर अभी एक अच्छा मौका है हमारे पास मानवी को कैरेक्टरलेस सबके सामने साबित करने का। सभी बिजनेसमैन वहाँ मौजूद होंगे, तुम्हारी इमेज सही हो गई तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ऋषभ की बात शायद सब मानने से इनकार भी कर दे, क्योंकि मुझे पता है वो तुम्हें बर्बाद अब करके रहेगा, वो चुप नहीं बैठने वाला है। पर ऋतु, वो सब हमें अब पार्टी में घुसने भी नहीं देंगे। सूरज, बस हम पार्टी में चलेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। दोपहर से शाम हुई और मानवी तैयार होने लगी। मानवी ने हल्की धानी कलर की साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ियां, कानों में छोटे इयररिंग और हल्का मेकअप किया हुआ था मानवी ने, पर मानवी का चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था। मानवी के मन में बस यही चल रहा था कि कहीं उसकी वजह से कोई ऋषभ और उसके परिवार पर उंगली ना उठाए। मानवी अपने ही ख्यालों में गुम, बस शीशे में खुद को देखकर खुद से ही हजार सवाल किए जा रही थी। ऋषभ कब आया उसे पता ही नहीं चला। ऋषभ ने मानवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मानवी चले। तब मानवी को होश आया। ऋषभ जैसे ही झुककर मानवी के गालों पर किस करने जाता है तो मानवी जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। मानवी कहती है, चलिए ना, बाहर सब हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। और कुछ देर बाद सभी मेहंदी और संगीत के फंक्शन में शामिल होने के लिए गाड़ी में बैठकर होटल की ओर निकल गए। कुछ देर बाद गाड़ी होटल के पास रुकी। मानवी डर रही थी, सब गाड़ी से उतर चुके थे, पर मानवी अभी भी गाड़ी में ही बैठी हुई थी। ऋषभ गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और मानवी के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, चले मानवी। मानवी ऋषभ के चेहरे को देखती है जो मुस्कुरा रहा था। मानवी फीकी मुस्कुराहट के साथ ऋषभ के हाथों में अपना हाथ रख देती है और उसका हाथ थामकर गाड़ी से बाहर निकलती है। फिर मानवी बाकी सभी होटल के अंदर दाखिल हुए। पार्टी में सभी को देख मानवी के चेहरे पर डर और घबराहट साफ पता चलने लगा। ऋषभ मानवी के चेहरे की तरफ देखता है। उसका मुरझाया चेहरा देख ऋषभ मानवी का हाथ कसकर पकड़ लेता है और पार्टी में जाता है, जहां सबकी नजरें मानवी पर ही थी, जिसे देख मानवी असहज महसूस कर रही थी। ऋषभ मानवी को अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए वो पार्टी में भी मानवी का हाथ नहीं छोड़ रहा था। विवेक और अनिका की फैमिली में
बहुत ही अच्छे से ऋषभ की फैमिली का स्वागत किया। तभी ऋषभ की नज़र पार्टी में आए सूरज और ऋतु पर पड़ती है तो विवेक कहता है गुस्से में, ये दोनों क्यों आए हैं यहाँ? ऋषभ कहता है, आ गए हैं तो विवेक रहने दो, तुम गुस्सा मत करो, पार्टी के बाद मैं इन दोनों से बात करता हूँ। इधर अनिका को एक तरफ मेहंदी लग रही थी तो दूसरी तरफ संगीत का भी कार्यक्रम शुरू हो गया था। एक तरफ डांस और एक तरफ सभी लेडीज को मेहंदी लग रही थी। मानवी और ऋषभ एक साइड खड़े हुए थे, एक दूसरे का हाथ थामे। विवेक आता है और मानवी से कहता है, कैसी हो मानवी? मानवी धीरे से कहती है, ठीक हूँ। तो जाओ मानवी, अनिका के साथ तुम भी मेहंदी लगवाओ और घबराओ मत, यहाँ सभी अपने हैं। पर मानवी ना में सिर हिला देती है। अनिका और विवेक की माँ भी कहती है, हाँ बेटा, पार्टी में एंजॉय करो और जाकर मेहंदी लगवाओ। पर मानवी चुप ही रहती है। फिर ऋषभ की माँ सलोनी जी कहती हैं, बेटा मानवी चलो मेरे साथ। पर माँ, बेटा परवर कुछ नहीं, चलो तुम्हारी दोस्त शिखा भी तुम्हारे साथ ही तो है, तुम दोनों भी मेहंदी लगवा लो चलकर। सलोनी जी जिद करके मानवी का हाथ पकड़कर अनिका के पास उसे ले गई और वहाँ बिठा दिया मानवी को। फिर मानवी के हाथों में मेहंदी वाली मेहंदी लगाने लगी। ऋषभ ठीक मानवी के सामने विवेक के साथ बैठ गया था। ऋषभ की नजरें सिर्फ मानवी पर ही थी। मानवी डरी सहमी घबराई से सिर नीचे किए हुए बैठी हुई थी। तभी सलोनी जी कहती हैं, ठीक है तो मेहंदी लगवाओ मानवी, मैं भी आई, कहकर सलोनी जी वहां से चली जाती हैं। तभी सूरज की वाइफ और कुछ औरतें वहां पर आकर बैठते हुए मानवी से बोली, मानवी ये किसके नाम की मेहंदी लगवा रही हो तुम? ऋषभ के नाम की या किडनैपर के नाम की? तभी ऋतु बोल पड़ी, शायद मेरे पति सूरज के नाम की। मानवी ऋतु की तरफ देखती है गुस्से में तो ऋतु कहती है, ऐसे क्या तुम मुझे घूर कर देख रही हो? तुम्हारी वजह से मेरे सूरज को सबने गलत समझा, जबकि तुम गलत हो। ऋतु की आवाज़ तेज हो गई जिससे पार्टी में सभी ऋतु और मानवी को देखने लगे। ऋतु कहती है, तुम ही मेरे पति पर डोरे डाल रही थी ना, तुम जैसी लड़कियों के बारे में सब कुछ पता है मुझे। अमीर लड़के देखे नहीं कि चांद पाने के सपने देखने लगती हो। ऋषभ को भी तुमने ऐसे ही फंसाया होगा। तभी एक औरत बोली, तभी तो इस लड़की का किडनैप हुआ, इसके सर पर पट्टी देखो और चेहरे की हालत तो देखो, जरूर इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो तो ऋषभ है जो तुम्हें अपना रहा है, पर ना और कोई होता तो कुछ। और वो औरत और कुछ बोलती कि उसकी नज़र अपने सामने खड़े ऋषभ पर जाती है जो अपनी जेब में दोनों हाथ डाले बस सबकी बातें सुन रहा था। ऋषभ को देख वो औरतें चुप हो जाती हैं और सभी उठकर खड़े हो जाते हैं और सूरज तो बस मुस्कुरा रहा था। ऋषभ ऋतु और उन औरतों से कहता है, चुप क्यों हो गई, और जो भी आप सबके मन में है वो बोलिए। तभी सभी वहाँ आ जाते हैं। सभी ऋषभ को देख चुप हो जाते हैं। ऋषभ कहता है, ठीक है, जब कुछ नहीं बोलना है तो आप सब यहाँ से चली जाइए और मेरी होने वाली वाइफ को आराम से उसके हाथों में मेहंदी लगने दीजिए। ऋषभ फिर मानवी की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है मेहंदी लगवा लीजिए, मैं यहीं हूँ। तो मानवी कहती है, नहीं मुझे नहीं लगवानी मेहंदी, मुझे घर जाना है। ऋषभ मानवी के पास जाता है। मानवी सिर नीचे झुकाए खड़ी हुई थी। ऋषभ मानवी से कहता है, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको सर झुकाना पड़े। मेहंदी नहीं लगवानी है तो मत लगवाइए, पर बैठिए, पार्टी खत्म होने के बाद ही घर चलेंगे, कहकर विवेक के पास ऋषभ आता है और विवेक से कहता है, सारे इंतजाम हो गए हैं? तो विवेक कहता है, हाँ तो ठीक है। फिर ऋषभ मानवी के पास आता है और मानवी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मानवी आपके लिए एक सरप्राइज है, कहकर मानवी को स्टेज पर लेकर आता है ऋषभ। मानवी कहती है, क्या हुआ ऋषभ? ऋषभ विवेक से कहता है, माइक लाने को। विवेक ऋषभ को माइक देता है। ऋषभ कहता है, मानवी सोचा कि आपको आज एक अच्छा सा सरप्राइज दूंगा, पर कुछ लोगों ने हमारी खुशियों में जहर घोलने की कोशिश की है, तो अब उन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। ऋषभ, चलिए ना, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहकर मानवी जैसे ही मुड़ी तो ऋषभ ने मानवी के हाथ को पकड़ अपने करीब करते हुए मानवी के कानों में धीरे से कहा, बस मानवी कुछ देर मुझ पर भरोसा रखिए। फिर मानवी शांति से खड़ी हो जाती है। ऋषभ माइक में कहता है, तो कैसे हैं आप सब? पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी, पर कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों के काम में टांग अड़ाना। खैर मेरी भी एक आदत है, टांग अड़ाने वालों की टांग काट देना। सूरज राठौर की पत्नी ऋतु राठौर, आपकी दाद देनी पड़ेगी, और भाई इनके लिए तालियां भी बजाइए। कैसे किसी दूसरे को नीचे गिराकर अपने पति की गलतियों पर पर्दा डालना चाहिए, ये इनसे सीखिए। याद है आप मेरे ऑफिस आई थी सूरज की गलतियों के लिए माफ़ी मांगने, आपने मुझे अपने बच्चे का वास्ता दिया था, यही कहा था ना आपने मुझसे कि ऋषभ प्लीज़ मेरे पति को माफ़ कर दो वरना हम सड़क पर आ जाएंगे, फिर मेरे बच्चे का भविष्य का क्या होगा। माफ़ किया था ना मैंने, पर आज नहीं माफ़ करूँगा। वैसे किसी ने सच ही कहा है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मानवी वो क्या है मेरे लिए ये किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अब कुछ लोगों ने सवाल किया है तो जवाब देना तो बनता है। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर एक औरत दूसरे पर बेवजह उंगली उठाए ये भी मुझे पसंद नहीं। तो जिन औरतों ने मानवी को कैरेक्टरलेस बताया है तो उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि वो कितनी कैरेक्टरलेस है ये सबूत के साथ दिखाने में सबको यहाँ मुझे एक पल का भी टाइम नहीं लगेगा। आगे आप सब खुद ही समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और सभी बिजनेसमैन जो भी यहाँ मौजूद हैं उनसे भी बस यही कहूँगा, जिसको मेरे साथ बिजनेस करना है तो उन्हें सूरज का साथ छोड़ना होगा।
और अगर सबको मेरा साथ छोड़ना है तो शौक से छोड़ सकते हैं। ऋषभ की बात सुन सभी एक साथ बिजनेसमैन कहते हैं, नहीं, हमें सूरज से कोई मतलब नहीं है। ऋषभ का जो दुश्मन वो हम सबका दुश्मन। फिर ऋषभ मुस्कुराता है और मानवी के सामने घुटनों के बल पर बैठ जाता है और लाइट ऑफ हो जाती है और एक स्पॉटलाइट मानवी और ऋषभ पर पड़ती है। मानवी कहती है, ये क्या है ऋषभ? मानवी, विल यू मैरी मी? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मानवी घबराई सी बस अपने साड़ी के पल्ले के कोने को उंगली से लपेटे जा रही थी। ऋषभ कहता है, मानवी घबराइए मत, जो भी है आपके मन में बोल दीजिए, आपकी ना भी चलेगी, पर सॉरी मैं रिंग लाना भूल गया। सभी हंस देते हैं ऋषभ की बात से, तो मानवी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है प्यारी सी।